Hello everyone. Today we will continue with chapter number 8 local government. In the previous lecture we have discussed about the 73rd constitutional amendment. We can say that rural local government, and in this part we are going to discuss about the 74th amendment act. इसमें बेसिकली जो 74th amendment act है इसके अंदर अर्बन का है और उसके अंदर पूरी तरीके से रूरल का था. ओके, सो as we mentioned earlier that 74 amendment dealt with the urban bodies और the नगर पालिकास, क्योंकि वही है सारे के सारे सिस्टम्स बेसिकली जो है, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये जो अप्लाई किया जाएगा 74 वो अर्बन एरियाज़ में अप्लाई किया जाएगा. ओके, द अमेंडमेंट इज़ ए रिपीटेशन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट. पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 74th अमेंडमेंट है वो एक रिपीटेशन है 73rd अमेंडमेंट एक्ट की, एक्सेप्ट दैट इज़ अप्लाई टू अर्बन एरियाज. सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये अर्बन एरियाज़ में है और वो रूरल एरियाज़ में है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें ऑल द प्रोविजंस ऑफ द 73rd अमेंडमेंट राइट रिलेटिंग टू द डायरेक्ट इलेक्शन, रिजर्वेशन, ट्रांसफ़र ऑफ द सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट हमने पढ़े थे. स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट ए पर्टिकुलर स्टेट. तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन इवन, ये सारी की सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं इन 74th अमेंडमेंट ऑल्सो एंड दस अप्लाई टू नगर पालिकास. फाइन. So here we are going to discuss the nagar palikas, municipalities, urban local government. अब आपको ये करना है कि जो ये नगर पालिका एक्ट है 1993 में अप्लाई हुआ था और ये 12th शेड्यूल के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है. इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 12th शेड्यूल. तो अब क्वेश्चन ये है कि ये सब चीज़ें हम कहाँ से डिसाइड करेंगे कि कौन सी किस पर्टिकुलर एरिया को हम माने. जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ एन अर्बन एरिया. अर्बन एरिया आप किसको कहोगे? जो बड़े बड़े एरियाज़ है लाइक द मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, इनको आप कह सकते हो कि दीज आर द अर्बन एरियाज़. लेकिन कुछ बहुत स्मॉल अर्बन एरियाज़ होते हैं तो उनको आपको कैसे पता चलेगा कि दीज आर द अर्बन एरियाज़. तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि हम अर्बन एरिया किसको कहेंगे. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. पॉइंट नंबर 1 यू हैव टू अंडरलाइन. सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि मिनिमम जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो 5000 होनी चाहिए, यानी कि 5000 पॉपुलेशन वहाँ की होनी ही होनी चाहिए. और साथ के साथ क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन द नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस. लगभग 75% जो मेल पॉपुलेशन है वो काम करती होनी चाहिए, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में या फिर किसी सर्विस सेक्टर में, ये नहीं कि एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व हो. 75% मेल पॉपुलेशन वर्किंग इंगेज्ड इन द नॉन एग्रीकल्चरल वर्किंग एरियाज. राइट. सो थर्ड क्राइटेरिया इज ए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी आपको अच्छे से 9th क्लास में समझाया था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, यानी कि पर स्क्वायर मीटर के अंदर कितने पर्सन रह रहे हैं. सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए एटलीस्ट 400 पर्सन, 400 लोग रहते होने चाहिए पर स्क्वायर किलोमीटर. एक स्क्वायर किलोमीटर में अगर 400 लोग रह रहे हैं, ये जो फाइनल किया गया था अकॉर्डिंग टू द 2011 का जो सेंसस था हमारा, उसके अंदर ये सब फाइनल किया गया था. और उसके अलावा अबाउट 31, ये जिसकी बुक में 28% दे रखा है ना, इसको 31 कर दो. और इस सेंसस के अकॉर्डिंग जो 31% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन है ना वो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती है. तो इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी छोटे मोटे टाउन को कि दैट इज़ द अर्बन एरिया, दैट इज़ नॉट द रूरल एरिया. और ये अर्बन एरिया है तो यहाँ पे कौन सा एक्ट वर्क करेगा, 74th अमेंडमेंट एक्ट वर्क करेगा. और वी कैन से दैट म्यूनसिपैलिटीज़ विल वर्क हेयर. अब क्वेश्चन ये आता है, अब बाकी इस पैराग्राफ में तो आपको ये सब बताया गया है कि सिमिलर है, उससे सारी चीज़ें सेम है. स्टेट इलेक्शन कमीशन भी सेम है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी सेम है. एज आई टोल्ड यू बिगनिंग इन दिस वीडियो, वही सब चीज़ें इस पैराग्राफ में बताई गई हैं. तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड द 74th अमेंडमेंट एक्ट. इसके बारे में हम बात करेंगे. अब है कि जो हमारी यू हैव टू टेक योर कॉपी अलॉन्ग विद यू, पेन एंड कॉपी. वहाँ पे आप नोट डाउन करते जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी बुक में नहीं हैं.
जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी कहाँ पे, क्योंकि देर आर 3 लेवल्स, 3 टायर सिस्टम है जो कि हमारा रूरल अर्बन गवर्नमेंट में था, रूरल गवर्नमेंट में था। वही जो है हमारा 3 टायर सिस्टम यहाँ पे अर्बन गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना, मतलब कितनी पॉपुलेशन किस में आएगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे हमने पढ़ा था पंचायत के 3 लेवल थे हमारे, जिला परिषद था, ब्लॉक समिति थी और विलेज पंचायत थी, 3 टायर सिस्टम था। इन द सेम वे म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर भी, जो कि 74th अमेंडमेंट के अंडर में आता है, यहाँ पे भी बेसिकली 3 टायर हैं हमारे। सबसे जो टॉप लेवल पे है वो हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सेकंड हमारा आ जाएगा म्यूनसिपल काउंसिल, जो कि स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए होती है, फिर मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे कैसे हम इसको करेंगे। और थर्ड वन पे आ जाएगा हमारा नगर पंचायत, जो कि रूरल टू अर्बन एरियाज़ के लिए, यानी कि जो पहले रूरल एरिया थी, रिसेंटली उनके अंदर कुछ पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है, कुछ वहाँ पे जो वर्किंग पीपल हैं वो ज़्यादातर नॉन एग्रीकल्चरल में इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, कुछ लेवल ऑफ डेवलपमेंट जहाँ पर जिन पर्टिकुलर एरियाज़ का डेवलप हुआ है, तो वहाँ पे होगी नगर पंचायत। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरिया हमारा नगर पंचायत के अंडर में आएगा, कौन सा एरिया हमारा म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर में आएगा और कौन सा हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आएगा। तो इसके लिए भी एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया फिक्स है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जिसको हम नगर निगम भी बोलेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम इज़ द सेम। ठीक है, तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो कहाँ पे होती है, बिग सिटीज़ में। ठीक है, जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, अभी आगे भी मैं आपको बताऊंगी फाइनली। और जो नगर पालिकाज होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ और द नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपैलिटीज़ और द नगर पालिका, मीनिंग इनका सेम ही है। ये होती हैं जहाँ पे पॉपुलेशन होती है बिटवीन 2 lakhs एंड 20,000। 2 लाख से मतलब मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 2 लाख की जहाँ पे पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे होती हैं हमारी नगर पालिकाज एंड द म्यूनसिपैलिटीज़, और वी कैन से म्यूनसिपल काउंसिल। थर्ड वन जो हमारा इसका टायर है, यानी कि नगर पंचायत। नगर पंचायत जो है वो बेसिकली फॉर्म की जाती है बिलो ए पॉपुलेशन ऑफ 20,000। जो 20,000 से की नीचे की पॉपुलेशन जहाँ पे होगी, वहाँ पे हमारी क्या फॉर्म की जाएगी, नगर पंचायत फॉर्म की जाएगी। ठीक है, सो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली आपको बताया गया है कि जो 73rd 74th अमेंडमेंट्स हैं ड्यूरिंग द 10 ईयर सिंस दीज अमेंडमेंट केम इन टू फोर्स, कहाँ से कब तक, अगर हम 10 साल का अगर टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं फ्रॉम 1994 टू 2004, तो हम क्या देखते हैं कि जो मोस्ट स्टेट हैं हैव हैड एटलीस्ट 2 राउंड ऑफ इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज़। 2 राउंड ऑफ इलेक्शंस का मतलब है कि मतलब 2 बार इलेक्शन, आधे आधे करके इलेक्शन कराए जाएंगे, कि इन स्टेट्स में एक बार और उन स्टेट्स में जो इन पर्टिकुलर एरियाज़ में एक बार, स्टेट की तो बात ही नहीं है, और इन पर्टिकुलर एरियाज़ में एक बार। तो 2 राउंड ऑफ इलेक्शन होती हैं। एंड द स्टेट लाइक द मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ ऐसी बड़ी बड़ी स्टेट हैं जहाँ पर 3 बार भी इलेक्शन होते हैं, यानी कि 3 राउंड होते हैं इलेक्शन के। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि पहले चरण में इलेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो गई, दूसरे चरण में ये पर्टिकुलर एरियाज़ ले लिए, और थर्ड जो हमारा राउंड है यानी कि तीसरा चरण है उसमें ये ले लिए। अब आपको ये चीज़ें खुद पढ़नी है कि आज के टाइम पर यहाँ पे आपका मेंशन है कि कितनी हमारी नगर पालिकाज़ हैं, कितनी, सब कुछ दिया गया है, पंचायत हैं, ग्राम पंचायत कितनी है रूरल एरियाज़ में, सिटीज़ में कॉरपोरेशन कितनी है, टाउन म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, नगर पंचायत के बारे में कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं हर साल। तो इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे, बेसिकली जो समझाने वाली चीज़ है उस पर आते हैं हम। आपकी बुक में इतने डीपली नहीं दिया गया। इस पेज पर बेसिकली आपको ये खुद पढ़नी है जो दिया गया है आपको कि जिला पंचायत में कितनी विमेन अध्यक्ष हैं, कितनी रिजर्वेशन दी जाती है, कितनी जिला पंचायत के अंदर वर्क कर रही हैं, कितने प्रेसिडेंट हैं ब्लॉक लेवल पे, तालुकास पे, ये सब चीज़ें यहाँ पर बेसिकली दी गई हैं, कितनी विमेन आज के टाइम पर सरपंच हैं। ठीक है, तो अब जो बेसिक चीज़ आपको समझनी है ना, आप कॉपी पेन निकालेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ये आपकी बुक में प्रॉपर मेंशन नहीं है,
बट यू हैव टू नोट डाउन दैट। अब मैं आपको जो 3 टायर्स हैं ना, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जो इसका फर्स्ट जो अपेक्स लेवल था, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है, हायर लेवल, दैट इज़ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, सबसे हायर लेवल का नाम क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और मैंने क्या बताया था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और क्या कहा जा सकता है? नगर निगम। तो अब जो ये है, जो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, दे आर एस्टिब्लिश इन द मेजर सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक वी कैन से, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होती है, किसकी? नगर निगम और द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। का कंपोजिशन कैसे होता है? इसके अंदर 4 लेवल होते हैं। सबसे पहले होती है जनरल काउंसिल। अब जो जनरल काउंसिल होती है, विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर इलेक्टेड बाय द अडल्ट सिटीजन रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द एरिया। यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनेगी, वहाँ पे जो अडल्ट सिटीजन हैं, अडल्ट सिटीजन कौन से? दोज हु आर एबल टू गिव द वोट टू कास्ट देयर वोट, दे आर द अडल्ट सिटीजन। तो अडल्ट सिटीजन यहाँ पे क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे जनरल काउंसिल को। ठीक है, दैट पर्टिकुलर एरिया के अंदर जनरल काउंसिल को इलेक्ट करते हैं, यानी कि जनरल काउंसिल के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जनरल काउंसिल के अंदर भी जो सीट हैं वो रिजर्व होती हैं SC ST के लिए, पॉपुलेशन टू देयर प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, एंड द 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द विमेन। अब ये चीज़ हमें अच्छे से याद रखनी है कि विमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व हैं, चाहे वो हमारा 73rd अमेंडमेंट की बात हो या फिर 74th अमेंडमेंट की बात हो, या तीनों टायर में से किसी भी टायर की बात अगर हमारी चल रही है, तो हमें ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि विमेन के लिए 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है। तो ये चीज़ हमें याद करनी है किसके अंदर? जनरल काउंसिल के अंदर, क्योंकि हम पहले इसका स्ट्रक्चर जो है कंपोजिशन का उसको कर रही हैं कि जनरल काउंसिल के मेंबर का कौन इलेक्ट करता है? अडल्ट सिटीजन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू वो इलेक्ट किए जाते हैं, और सीट रिजर्व होती हैं SC STs की। और जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है ना, वो प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन फिक्स करेगा कि कहाँ पर SC ST की पॉपुलेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में 73rd अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ा था। और इनको क्या बोलते हैं? जो जनरल काउंसिल है, इनको काउंसलर्स भी बोलते हैं, इनको काउंसलर्स के नाम से भी जाना जाता है। और इनका टेन्योर होता है 5 साल का। 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, 5 साल के बाद दूसरे इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन की फर्स्ट बॉडी है। अब हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में दूसरा आता है हमारा मेयर। मेयर इज़ इलेक्टेड एनुअली, हर साल इसका इलेक्शन होता है बाय द मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स। जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं ना, जनरल काउंसिल के जो मेंबर थे, वो अपने में से ही किसी एक को मेयर जो है वो इलेक्ट करते हैं हर साल एनुअली। ठीक है, एंड ही इज़ नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द टाउन। उसको उस पर्टिकुलर टाउन, क्योंकि जो ये अपर लेवल है ना, हायर लेवल, तो टाउन की ही बात हो रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात हो रही है, तो ही इज़ नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ टाउन, उसको टाउन का पहला सिटीजन कहा जाएगा। एंड इस फंक्शन क्या है? इंक्लूड प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग, प्रिजाइडिंग ओवर करना, मेंटेनिंग डेकोरम, यानी कि पूरा डिसिप्लिन बना के रखना जब मीटिंग हो रही हो उस टाइम पे। ओके, एंड एक्टिंग एज ए चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन कॉरपोरेशन एंड द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक कड़ी का काम करता है मेयर, एक लिंक का काम करता है किसके अंदर? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में, स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि एड तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आनी है। 3rd लेवल को जितनी भी एड आएगी या फिर जो भी टैक्सेशन वगैरह है, रिवेन्यूज़ वगैरह हैं, हाँ ठीक है, कुछ रिवेन्यू 29 सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, लेकिन ये भी तो स्टेट पे छोड़ दिया गया है ना, कि वो स्टेट डिसाइड करेगी 29 सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट लोकल बॉडीज़ को दिए जाएँ। तो जो मेयर का बेसिकली काम होता है, इन तीनों के बीच में एक कड़ी का काम करता है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है, मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराता है। तो ये सब काम किसके हैं? मेयर के। और उसका इलेक्शन कब होता है? साल में एक बार। सो थर्ड आती है हमारी स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी डीलिंग विद डिफरेंट फंक्शंस लाइक टैक्सेशन, फाइनेंस एंड द प्रिपरेशंस ऑफ द
बजट, हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों को देखती है हमारी स्टैंडिंग कमेटी। और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर आते कहाँ से हैं? अब स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी जनरल काउंसिल यानी कि जो काउंसलर्स हैं हमारे, उनमें से ही इनका जो है अपॉइंटमेंट की जाती है स्टैंडिंग कमेटी की 5 साल के लिए। ओके। और इसका फोर्थ लेवल है हमारा म्युनिसिपल कमिश्नर। अब एक म्युनिसिपल कमिश्नर को छोड़कर म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में हम सीईओ बोलेंगे, सीईओ। तो एक म्युनिसिपल कमिश्नर को छोड़कर बाकी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, ये सब के सब कहाँ से? काउंसलर्स, जो हमारे जनरल काउंसिल है वहीं से इनकी अपॉइंटमेंट होती है। सिर्फ एक जो म्युनिसिपल कमिश्नर है दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट और द सेंटर। ठीक है, स्टेट या सेंटर इसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। एंड फंक्शन क्या है इसके? पूरी प्रॉपर डायरेक्शन देता है ऑफिसर्स जो भी होती हैं स्टैंडिंग कमेटी के या फिर जनरल काउंसिल्स के, ठीक है, मेयर्स, इन सबको इंस्ट्रक्शन देता है। और टेकिंग पार्ट इन द मीटिंग्स ऑफ द जनरल काउंसिल, प्रिपेयरिंग बजट, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इसका, कीपिंग ए चेक ओवर द रिकॉर्ड एंड फाइल्स ऑफ द स्टाफ, पूरे तरीके से एक प्रॉपर चेक बना के रखता है कि क्या क्या काम हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब काम किसका होता है? मेयर का होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका बुक में भी दिया गया है कि कितनी विमेन जो है वो मेयर रह चुकी हैं अब तक। इन सब चीज़ों के बारे में ये आप अंडरलाइन करोगे, कितने अध्यक्ष रह चुके हैं म्यूनसिपैलिटीज़ में, टाउन्स वगैरह में। और इनके फंक्शन की बात करें, देखो फंक्शन सबके सेम ही होते हैं, वो सिर्फ डिपेंड करता है अपने पर्टिकुलर एरियाज़ में। अभी हम एक ही के फंक्शन करेंगे, फंक्शन सबके सेम है। ये क्या करता है इसका फंक्शन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का? प्रोवाइड हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, वैक्सीनेशंस, गार्बेज डिस्पोजेबल, चेकिंग अडल्ट्रेशंस ऑफ मिल्क। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, कि दूध में या फिर फूड स्टफ में कोई मिलावट तो नहीं है अपने पर्टिकुलर एरिया में, ये सब चीज़ें चेक करता है। और प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ों की फैसिलिटी देती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी वही इसके जो लोअर लेवल हैं म्युनिसिपल काउंसिल वही करेगी। म्युनिसिपल काउंसिल को हम बोलेंगे नगर पालिका भी, वी कैन से नगर निगम एंड द नगर पालिका। और उसका जो थर्ड लेवल है हमारा नगर पंचायत, उसके भी फंक्शन सेम होंगे अपने पर्टिकुलर एरियाज़ में। और क्या फंक्शन है? टू प्रोवाइड सपोर्ट, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स प्रोवाइड कराता है, ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें, बिल्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं स्पोर्ट्स के लिए। एंड टू लुक आफ्टर द रोड्स, स्ट्रीट लाइट, शॉपिंग सेंटर्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड कीप कंट्रोल ऑफ द बर्थ एंड द डेथ रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड करना, ये सारे फंक्शन हैं इसके। तो थर्ड लेवल, होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड लेवल। सेकंड लेवल वी कैन से दैट म्यूनसिपैलिटीज़ भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड लेवल को म्यूनसिपैलिटीज़ कह सकते हैं, नगर पालिका कह सकते हैं, और म्यूनसिपल काउंसिल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। सो इसके क्या है, अब यहाँ पे पॉपुलेशन, जैसा कि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो बड़े बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या होती है? हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है कि पॉपुलेशन जो होगी वो 3 लाख से लेकर 20,000 तक होगी जिस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि जो थोड़े स्मॉल एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे उनके अंदर कौन सी होगी? हमारा सेकंड लेवल होगा कि जो जिसका नाम है हमारा म्यूनसिपैलिटीज़। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है? एन इलेक्टेड काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ द काउंसिलर्स इलेक्टेड बाय द अडल्ट मेंबर। जो इलेक्टेड काउंसिल होती है ना, उसको इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? अडल्ट मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इसका टर्म भी 5 साल का होता है। ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? ये काउंसलर्स बनने के लिए 21 ईयर ऑफ एज होना चाहिए और किसी प्रॉफिट के ऑफिस में नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन द म्यूनसिपल एरिया। म्यूनसिपल एरिया में एक वोटर रजिस्टर होना चाहिए। तो ये सब इसके बेसिकली क्राइटेरिया हैं। अब इसके अलावा ये तो हो गया हमारा काउंसलर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। इलेक्टेड काउंसिल होती है नंबर 1। नंबर 2 म्यूनसिपल चेयरमैन होता है यहाँ पे।
म्युनिसिपल चेयरमैन इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर दैमसेल्व्स। जो हमारे म्युनिसिपल काउंसलर्स होती है ना, इलेक्टेड काउंसिल, जिसको हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्टेड बाय द अडल्ट मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, वो उनमें से ही, अपने आप में से ही म्युनिसिपल चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। और म्युनिसिपल चेयरमैन का क्या काम है? ही प्रिजाइड ओवर द बजट मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स एंड इज लिंक बिटवीन म्युनिसिपैलिटीज एंड द गवर्नमेंट के बीच में। अब गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी के बीच में एक लिंक बना के रखेगा एंड हैज़ एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्ड, और बेसिकली सारे रिकॉर्ड बना के रिकॉर्ड को देखेगा। थर्ड लेवल है हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बोलेंगे हम ईओ। वहाँ पे था जो हमारा था म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपल कमिश्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमने डिस्कस किया था, जिसको कौन अपॉइंट करती है? स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो हमारा ईओ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ पे सेंटर भी कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है, और यहाँ पे इसकी अपॉइंटमेंट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ईओ। यहाँ पे इसका वही काम है जो वहाँ पे हमारे ईओ का, सीओ का था, टू लुक आफ्टर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज़ का हर रोज़ का काम प्रॉपर जो है वो चेकआउट करके रखना, ये सारा इसका काम है, राइट। फंक्शन उसके सेम ही आ जाएंगे जो वहाँ पे हमने फंक्शन किए थे। फंक्शन मैंने आपको बताया था कि पहले भी जो फंक्शन है जो हम एक बार पढ़ चुके, वो अपने पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर वो सेम फंक्शन करेगा, ठीक है। अगर हम सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स, व्हीकल टैक्स, ओके, इन सब थिएटर टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, ये सारे इनके सोर्सेज ऑफ टैक्सेस हैं जो इनका सोर्सेज ऑफ इनकम है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल दैट इज़ द नगर पंचायत, और ये बहुत स्मॉल एरिया में होती है। वो स्मॉल एरियाज जो अर्बन टू जो रूरल टू अर्बन एरिया में शिफ्ट हुए हों रिसेंटली, अभी अभी, या कुछ टाइम पहले रूरल एरियाज़ हों, अब अर्बन बन गए हों, तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि स्मॉल, इन द वेरी स्मॉल टाउन द 74th अमेंडमेंट प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ द नगर पंचायत ऑल्सो और द टाउन एरिया कमेटी। ओके, द मेंबर ऑफ इट्स कमेटी आर इलेक्टेड बाय द अडल्ट सिटीजन। इसकी कमेटी के मेंबर, कमेटी के जो भी कमेटी बनेगी ना, उसके मेंबर सारे के सारे इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन थ्रू द वोटिंग होंगी, जैसे हमारे इलेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इलेक्शन होते हैं, तो मेयर तो वो तो बाद में अपने आप में से इलेक्ट करेंगे, मेयर इलेक्ट कर रही हैं या फिर म्युनिसिपल चेयरमैन इलेक्ट कर रही हैं, वो तो अपने में से स्टैंडिंग कमेटी इलेक्ट कर रही हैं। तो जो एक कमेटी बन गई ना, उसके अंदर से ही अपने आप में से ही वो अपॉइंट करेंगे। So elected by the adult citizen registered as a voter in the particular area or the town. Seats are reserved for SC ST, same procedure, proportion of the population, and the 1/3 seats are reserved for the women. तो यहाँ पे सेम ही प्रोसीजर है। द फंक्शन ऑफ द नगर पंचायत आर सिमिलर टू दैट ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ और द म्युनिसिपल कमेटी। फंक्शन इनके यहाँ पर सेम ही रहेंगे। फाइन, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द 74th अमेंडमेंट एक्ट। पूरा का पूरा सिस्टम हमने पढ़ लिया है, इनके फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, इनका कंपोजिशन हम डिस्कस कर चुके हैं, और पॉपुलेशन एंड साइज़ कि कितनी पॉपुलेशन कितने एरिया के अंदर पर्टिकुलर कौन सा लेवल जो है वो वर्क करेगा। ओके, सो अब जो लास्ट का ये पेज बच गया है आपके चैप्टर के, इसमें बेसिकली ऐसी कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये आप सेल्फ स्टडी करोगे इसकी, क्योंकि इसमें उन्हीं की बात करी गई है, लाइक द 29 सब्जेक्ट्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 29 सब्जेक्ट का ट्रांसफ़र है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं कि अब स्टेट वो दे या ना दे, मतलब कितने सब्जेक्ट को उनको दे या ना दे, ये चीज़ें वहाँ पर डिफाइन करती हैं। बिकॉज मैनी स्टेट हैव नॉट ट्रांसफर्ड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट टू द लोकल बॉडीज़, बहुत सारे स्टेट ने ट्रांसफ़र ही नहीं किए सब्जेक्ट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है दैट लोकल बॉडीज़ कैन नॉट रियली फंक्शन इन एन इफेक्टिव मैनर। जब उनको सब्जेक्ट ही नहीं मिले तो वो कैसे, वो एक तरीके से तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही हो जाएगी ना, अपने आप कैसे प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी। सो द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टिंग so many representative become somewhat symbolic, and some people criticize the formation of the local bodies because this has not changed the way in which the decisions are taken at the central and the state level,
एंड पीपल एट द लोकल लेवल डोंट इंजॉय मच पावर। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको अपने रेवेन्यू के लिए, टैक्स के लिए या फिर पावर्स के लिए डिपेंड रहना पड़ता है, वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज के लिए। बेसिकली किस पर डिपेंड रहना पड़ता है? इन सब चीज़ों के लिए उनको स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसलिए जो ये है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है लोकल गवर्नमेंट को कि भाई इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी गई है इसके अंदर। लोकल बॉडीज़ हैव वेरी लिटिल फंड, उनके पास अपने बहुत कम फंड होते हैं। एंड द डिपेंडेंस ऑफ द लोकल बॉडी ऑन द स्टेट एंड द सेंट्रल फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट हैज़ ग्रेटली इरोडेड देयर कैपेसिटी टू ऑपरेट इफ़ेक्टिवली। और अच्छे तरीके से काम करने की कैपेसिटी को कहीं ना कहीं कम करती है। उनकी जो डिपेंडेंसी है स्टेट पे, लोकल बॉडीज़ की डिपेंडेंसी स्टेट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। वाइल द रूरल लोकल बॉडीज़ रेज ओनली 0.24% ऑफ द टोटल रिवेन्यूज कलेक्शन। ठीक है, इतना कम कलेक्शन है, जबकि जो उनका टोटल एक्सपेंडिचर है वो 4% होता है मेड बाय द गवर्नमेंट। Okay, so they earn much less than they spend, and this make them dependent on those who give them grant. Fine. So with this we have completed the chapter. So thank you for being with me.